प्यारे बच्चों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बच्चों कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, पदार्थ, धातु और अधातु। तो बच्चों लेसन का नाम हमारा धातु और अधातु। तो धातु और अधातु के बारे में हम स्टडी करेंगे। आप लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थों से परिचित हैं। कुछ पदार्थ सारणी 4.1 में दिए गए हैं। तो बच्चों कुछ पदार्थ दिए गए हैं, इनकी दिखावट और कठोरता के आधार पर देखिए, इसको सारणी को फिल करिए। आयरन अथवा लोहा, कोयला, सल्फर अथवा गंधक, एल्यूमिनियम, कॉपर अथवा तांबा। तो कैसा दिखाई देता है ये? जब नया होता है लोहा, जब हम इसको खरीदते हैं उसमें इसमें चमक होती है, लेकिन बाद में इसमें चमक नहीं होती, ये निष्प्रभ हो जाता है बाद में। और कोयला जो है वो निष्प्रभ होता है, तो कोयले में निष्प्रभ आ जाएगा। सल्फर अथवा गंधक भी निष्प्रभ होता है। और एल्यूमिनियम चमकदार होता है, चमकदार होता है, और तांबा भी चमकदार होता है बच्चों। कठोर, बहुत कठोर और कठोर नहीं अथवा नरम। तो बच्चों देखिए, इस आधार पर इसमें क्या लिखेंगे आप? जैसे लोहा जो है वो कठोर होता है, बहुत कठोर होता है लोहा। कोयला कठोर नहीं होता, कुछ कठोर होता है, लेकिन इसके अंदर जब इसको हथौड़े से पीटते हैं या फिर किसी अन्य चीज़ से इसको पीटा जाता है तो ये टूट कर बिखर जाता है। तो सल्फर भी इसी तरह से होता है बच्चों, ज़्यादा कठोर नहीं होता, अधातु होती है। इसी तरह एल्यूमिनियम देखिए, एल्यूमिनियम भी ज़्यादा कठोर नहीं होता, इसको आसानी से हम पीट कर अन्य चीज़ों में बदल सकते हैं। कॉपर कठोर होता है, ये काफ़ी कठोर होता है लोहे की तरह से, तो ये आप इसमें भर सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी टेबल। क्या आप उन पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो धातु हैं? सारणी 4.1 में शेष पदार्थ है धातु हैं। धातुओं का धातुओं से अंतर इसके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। स्मरण करिए कि चमक और कठोरता भौतिक गुण है। तो बच्चों चमक और कठोरता जो होते हैं वो भौतिक गुण होते हैं। भौतिक गुण वो होते हैं जो बाहर से दिखाई दे जाते हैं, जैसे किसी धातु की चमक जो है वो उसका भौतिक गुण है। इसी तरह से कठोरता भी उसका भौतिक गुण है। और अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो रासायनिक गुणों में होते हैं। रासायनिक गुण बाहर से दिखाई नहीं देते। अब इसमें देखिए टेबल में ये धातु है लोहा, कोयला अधातु है, सल्फर अधातु है, एल्यूमिनियम और कॉपर ये तीनों की तीनों धातुएं हैं। ये तीनों धातुएं हैं। और जबकि सल्फर और कोयला ये दोनों अधातु हैं बच्चों। धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। क्या आपने लोहार को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित वस्तु जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा है? क्या इन वस्तुओं को पीटने पर आप इनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? क्या कोयले के टुकड़े को पीटने पर भी वैसा ही परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं? आइए जानें। तो बच्चों कई धातुएं ऐसी होती हैं जिनको पीट करके हम फैला सकते हैं, उनको कई तरह के आकार दे सकते हैं, लेकिन धातुओं में ऐसे गुण नहीं होते। अधातुओं के अंदर ऐसे गुण नहीं पाए जाते। एक लोहे की कील, एक कोयले का टुकड़ा, एक मोटे एल्यूमिनियम का तार का टुकड़ा, एक पेंसिल लेड लीजिए। लोहे की कील लेकर उसे थोड़े से पीटिए, परंतु ध्यान रहे कि इस प्रक्रम में आप स्वयं को चोट न पहुंचा लें। जोर से पीटने का प्रयास करिए। एल्यूमिनियम के तार पर भी जोर से चोट करिए। इसी प्रकार का प्रक्रम कोयले के टुकड़े और पेंसिल लेड के साथ भी करिए। अपने परीक्षणों को सारणी 4.2 में रिकॉर्ड करिए बच्चों। तो इस सारणी के अंदर आप इसको फिल कर देंगे। लोहे की कील आकार में परिवर्तन हो जाता है, गर्म करने पर इसको पीटते हैं तो थोड़ा सा आकार में परिवर्तन हो जाता है।
लोहे का टुकड़ा, कोयले के टुकड़े को पीटने पर वो टूट कर बिखर जाता है, टुकड़े हो जाएंगे इसके, इसमें आप फिल करेंगे टुकड़े हो गए, टुकड़े हो गए। एल्यूमिनियम की तार चपटा हो गया, एल्यूमिनियम क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। लोहे का टुकड़ा और एल्यूमिनियम का टुकड़ा क्या होगा बच्चों, चपटा हो जाएगा पीटने पर। लोहे की कील, एल्यूमिनियम का तार, ये दोनों चपटे आकार के हो जाएंगे। पेंसिल लेड और कोयले का टुकड़ा, ये दोनों टुकड़े होकर बिखर जाएंगे। तो इसमें ये भर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे बच्चों, आपने देखा कि लोहे की कील और एल्यूमिनियम के तार को पीटने पर आकार में परिवर्तन हो गया। यदि उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। आप संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चांदी के वर्क से भी परिचित होंगे। आप एल्यूमिनियम पन्नी और पर्णिका द्वारा खाद्य सामग्री को लपेटने के उपयोग से भी अवश्य परिचित होंगे। धातुओं का गुण है जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता आघात वर्धनीयता कहलाता है। यह धातुओं का अभिलक्षणी गुण है। जैसा आपने देखा होगा, कोयले और पेंसिल लेड जैसे पदार्थ यह गुण प्रदर्शित नहीं करते। क्या हम इन्हें धातु कह सकते हैं? नहीं कह सकते बच्चों। जो ये गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हीं को धातु कहा जाता है। क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को स्वयं को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं? शायद नहीं। क्यों? कुछ अन्य अनुभवों की सूची बनाने का प्रयास करिए जिसमें एक लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था आपको घायल होने से बचाता है जब आप गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं। इन अनुभव के आधार पर आप लकड़ी और प्लास्टिक के द्वारा ऊष्मा के चालन के विषय में क्या कह सकते हैं? आपने एक विद्युत कर्मी को पेचकस से काम करते हुए अवश्य देखा होगा। उसका हत्था भी प्लास्टिक से बना होता है बच्चों। तो जो प्लास्टिक होता है वो कुचालक होता है। कुचालक वो होता है जिसमें से विद्युत और ऊष्मा नहीं गुजर सकती। एक क्रियाकलाप करते हैं बच्चों, क्रियाकलाप 4.2। याद करिए किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है या नहीं। यह परीक्षण करने हेतु परिपथ तैयार किया गया है। देखिए 4.2 में एक सेल लगा दिया गया है, बल्ब लगा दिया गया है, एक वायर लगा दी गई है, कील लगा दी गई है। जब इसको कनेक्ट कर देते हैं तो बल्ब ग्लो अथवा जलने लगता है, ग्लो होने लगता है, बल्ब जल उठता है, यानी बल्ब प्रकाश देने लगता है बच्चों। लेकिन यदि कील की बजाय इस कील को हटा करके हम कोयले का टुकड़ा या अन्य कोई ऐसी चीज़ धातु जोड़ें जिसमें बल्ब प्रकाश नहीं दे पाएगा, तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि वो पदार्थ कुचालक है। सुचालक और कुचालक में अंतर हम करेंगे इस क्रियाकलाप की सहायता से। तो बच्चों अब इस क्रियाकलाप को सारणी 4 पॉइंट दिए पदार्थों के साथ दोहराइए। इसी क्रियाकलाप को जो सारणी में दिए गए पदार्थ हैं इनके साथ हम दोहराएंगे। पदार्थों की विद्युत चालकता, लोहे की छड़, गंधक, कोयला, तांबे की तार। अब हम देखेंगे लोहे की छड़ के साथ बल्ब प्रकाश देता है इसलिए ये सुचालक है, तो इसमें सुचालक भरेंगे। गंधक जो है, गंधक और कोयला दोनों कुचालक हैं क्योंकि इनके साथ ये प्रकाश नहीं देगा, इसलिए ये दोनों कुचालक भर देंगे। और तांबे की तार भी सुचालक है बच्चों, इसलिए इसमें भी सुचालक आ जाएगा। हमने पाया कि लोहे की छड़, कील और तांबे का तार सुचालक जबकि गंधक और कोयला कुचालक है। तो इसमें पाया बच्चों, क्या देखा कि कुछ कुचालक है, कुछ सुचालक होते हैं। आप एल्यूमिनियम और तांबे की तारों का उपयोग कहाँ देखते हैं? कहाँ देखा आपने? बिजली की तारों में देखा बच्चों। घरों में बिजली की तारें होती हैं तो उनमें तांबे और एल्यूमिनियम दोनों तारों का प्रयोग किया जाता है। धातुओं का वह गुण जिसे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता तन्यता कहलाता है। धातुओं का एक ऐसा गुण जिसमें धातुओं को तारों में परिवर्तित किया जाता है उसे तन्यता कहते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता वो गुण है जिसमें हम पीट करके उसको लंबी चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे खिड़कियाँ होती है घरों की, घरों के दरवाजे होते हैं, तो वो आघात वर्धनीयता गुण के कारण हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। जबकि तन्यता हम तारों में खींच सकते हैं, जैसे डोरियाँ तैयार की जाती हैं वो इसी गुण के कारण की जाती धातुओं की। क्या आपने कभी
लोहे की सीट या प्लेट, धातु का सिक्का, एक लोहे का टुकड़ा फर्श पर गिराकर उसमें उत्पन्न ध्वनि के अंतर पर ध्यान दिया है? यदि नहीं तो अब प्रयास करके देख लीजिए। तो बच्चों, कई चीज़ें होती हैं, उनमें ध्वनियाँ अलग अलग उत्पन्न होती हैं। क्या आप उत्पन्न ध्वनियों में कोई अंतर पाते हैं? बिल्कुल अलग अलग ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। क्या आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटियाँ देखी हैं? मंदिरों के अंदर घंटियाँ होती हैं बच्चों, वो घंटियाँ देखी होंगी आपने। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निदाद ध्वनि उत्पन्न होती है। जब घंटियाँ बजती हैं तो ध्वनि उत्पन्न होगी। माना आपके पास दो समान दिखने वाले डिब्बे हैं, एक लकड़ी से निर्मित है, दूसरा धातु से। क्या आपने दोनों डिब्बों पर क्या आप दोनों डिब्बों पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का बना हुआ है? तो बच्चों, धातु से जो बना होगा वो ध्वनि उत्पन्न करेगा, और लकड़ी से जो बना होगा वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करेगा। क्योंकि धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। धातुओं को ध्वनिक कहा जाता है क्योंकि ये ध्वनि उत्पन्न करती हैं। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते। उक्त क्रियाकलाप के करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्धक, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। तो बच्चों, धातुओं के कुछ गुण हमने देखे: कठोरता, चमकीलापन, आघातवर्धनता, तन्यता, ध्वनिक और सुचालक कुचालक, जिसे हम कहते हैं कि ऊष्मा और विद्युत गुजर सकती है। तो बच्चों, सुचालकता जो है वो ये धातुओं के अंदर ही पाई जाती है। पदार्थ जिनमें सामान्यतः ये गुण पाए जाते हैं वे धातु कहलाते हैं। तो बच्चों, हम इन गुणों के आधार पर धातु की पहचान कर सकते हैं। ये गुण जिसके अंदर पाए जाते हैं उसे धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आयरन होता है बच्चों, लोहा। आयरन कॉपर तांबा होता है। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। इसके विपरीत कोयला और सल्फर जैसे पदार्थ नरम हैं और दिखने में मलिन होते हैं। यह थोड़े से हल्की चोट से टूट जाते हैं और चूरा हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं होते, ऊष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं, इसलिए इनको अधातु कहा जाता है। अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं जैसे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि। तो बच्चों, कुछ अधातुएं आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम धातु नरम होते हुए भी धातु है, इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। मरकरी अथवा पारा केवल ऐसा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये इसका अपवाद अथवा इसकी कमी है बच्चों धातुओं की, क्योंकि जो मरकरी है वो तरल अवस्था में पाया जाता है। इसी तरह से सोडियम और पोटेशियम जो होती हैं वो भी नरम होती हैं, उनको चाकू से भी काट सकते हैं, तो इसलिए ये इसका एक अपवाद है। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातुएं बच्चों ऑक्साइड बनाती है। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, आयरन देखिए, आयरन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। आयरन का सूत्र होता है Fe और ऑक्सीजन का होता है O2, और जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा बच्चों? ये फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। और इसी तरह से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या करेंगे? ये भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें देखिए बच्चों, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गई है, अटैच हो गई है, तो बच्चों इसमें क्या है? ऑक्साइड का निर्माण किया है। तो सारी धातुएं क्या करेंगी? ऑक्साइड बनाएंगी ऑक्सीजन से विक्रिया करके। आयरन ऑक्सीजन और जल से विक्रिया करके जंग में परिवर्तित हो जाता है अथवा जंग का निर्माण करता है। आपने देखा होगा कि नया लोहा जब वातावरण में या कहीं भी हम रख देते हैं तो कुछ समय के बाद उस पर जंग लग जाता है, अथवा लाल भूरे कलर का एक पदार्थ जम जाता है उसके ऊपर, उसको जंग कहते हैं, जो लोहे को गला देता है। लगभग एक चम्मच जंग को इकट्ठा करिए, उसे बहुत थोड़े जल में घोलिए। आप पाएंगे कि वह जल में निलंबन के रूप में रहता है। निलंबन होता है बच्चों, तैरता रहता है, वो कुछ नीचे बैठ जाता है और कुछ तैरता रहता है, अथवा पूर्ण रूप से उसके अंदर घुलता नहीं है। लटकन को अच्छी तरह हिलाइए
उसको पानी को हिलाइए दोबारा से। विलयन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पत्रों से करिए। ये लाल और नीले लिटमस पत्र बच्चों पेपर होते हैं, कागज़ के बने होते हैं, इस टाइप के आयताकार टाइप के होते हैं। लाल लिटमस पे लाल रंग का कलर किया जाता है, लाल लिटमस का कलर किया जाता है। लिटमस एक पदार्थ होता है जो किसी पदार्थ की पीएच, उसकी अम्लीयता और अक्षारीयता की जांच करने के लिए पता करने के लिए किया जाता है। तो लिटमस का प्रयोग हम कब करते हैं? उसकी अम्लीयता और अक्षारीयता की जांच करने के लिए। अम्लीय होता बच्चों एसिड, सुना होगा आपने एसिड। अक्षारीय बेस होता है। तो एसिड और बेस की जांच करने के लिए इन पत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो लाल लिटमस पत्थर और नीला लिटमस पत्थर, तो इसका परीक्षण हम करेंगे। क्या देखते हैं हम? विलयन कैसा है देखते हैं। ये जंग है, इसको पानी में डिजोल्व कर दिया और फिर इसको लाल लिटमस पत्थर से इसका परीक्षण किया। ये देखिए जंग, इस डिजोल्व करने के पश्चात कुछ हम प्लेट में ले लेते हैं और लाल और नीले लिटमस से दोनों पत्थरों से इसका परीक्षण करते हैं। तो दोनों से परीक्षण करने के पश्चात क्या इसमें निर्णय निकलता है कि जो नीला लिटमस है वो लाल हो जाता है या लाल लिटमस नीला होता है। इसमें हमने कुछ परीक्षण किया। क्या कॉपर में भी जंग लगता है? बिल्कुल लगता है। हरे कलर का जंग आपको दिखाई देगा कॉपर की तार के ऊपर। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उस पर हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ जो होता है कॉपर ऑक्साइड होता है और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। अभिक्रिया देखिए 2Cu, ये कॉपर है बच्चों, और H2O प्लस CO2 प्लस O2, CO2 प्लस O2। देखो क्या करते बच्चों, 2Cu इसलिए लिया हमने क्योंकि इसके साथ अभिक्रिया पूर्ण होगी, दो के साथ ही। अगर दो का प्रयोग नहीं करेंगे, ये गुणांक है, तो अभिक्रिया संतुलित नहीं होगी। तो बच्चों इसका प्रयोग किया हमने। फिर पानी वायुमंडल में मौजूद होता है जलवाष्प के रूप में। CO2 भी वायुमंडल में मौजूद होती है, ऑक्सीजन भी वायुमंडल में मौजूद होती है। इनके साथ ये नम वायु के साथ अथवा नमी होती है जिस वायु में, उसके साथ ये मौजूद होती हैं तीनों चीज़ें। अब ये तीनों चीज़ें कॉपर के तार के साथ या तांबे के बर्तन के साथ क्या करेंगी? अभिक्रिया करेंगी और कॉपर हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगी और कॉपर कार्बोनेट बनाएंगी। ये दो चीज़ें बनाएंगी। तो उसके बाद क्या होता है? तो बच्चों जिस तरह से कॉपर के साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का निर्माण हुआ, उसी तरह से हमने आयरन के साथ भी ऐसा ही किया था और मैग्नीशियम रिबन के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। ये भी ऐसा ही जो बच्चों अभिक्रिया करेगा। अब देखिए मैग्नीशियम रिबन क्या करता है। अब मैग्नीशियम रिबन के दहन का स्मरण करिए। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर हमें राख प्राप्त होती है। उसको जल में घोलकर अम्लीयता और अक्षारीयता का परीक्षण कीजिए। इसके साथ भी वैसा ही परीक्षण कीजिए जैसा आपने लोहे के साथ किया था। विलयन अम्लीय है या अक्षारीय, आप इसको किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे? आपने परीक्षण किया होगा कि लाल लिटमस नीला हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति अक्षारकीय होगी। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड अक्षारकीय प्रकृति के होते हैं बच्चों। जितनी धातुएं होते हैं उनसे जो ऑक्साइड प्राप्त होते हैं उनके साथ हम परीक्षण करेंगे तो वो लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देंगे, जैसे आयरन के केस में हुआ था। लाल लिटमस पत्थर हमने जब इसके अंदर डुबोया तो ये नीला हो गया और नीला रंग ये दर्शाएगा कि ये अक्षारीय प्रकृति का है। तो बच्चों हमें इसी तरह से कॉपर के साथ कर सकते हैं। तो कॉपर के साथ भी लाल लिटमस नीला हो जाता है और मैग्नीशियम रिबन के साथ भी लाल लिटमस नीला हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि धातुएं जो होती है सामान्यतः शब्द का प्रयोग किया बच्चों। सामान्यतः का मतलब होता है कि सारी की सारी नहीं होती, 95% जो धातुएं होती है वो
आक्षारीय प्रकृति दर्शाती है। कुछ परसेंट ऐसी होती हैं धातुएं जो ऐसी प्रकृति नहीं दर्शाती। क्रियाकलाप देखिए बच्चों 4.4 शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित किया जाए। तो बच्चों देखिए ये लेबोरेटरी में किया जा सकता है। चूर्णित सल्फर जो बच्चों गंधक होता है, चूर्ण के रूप में होता है, पीले कलर का होता है। जैसे आपने देखा होगा पटाखे बनाने वाली जो सल्फर होती है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। पटाखे बनाने में आतिशबाजियाँ होती हैं। इसकी कुछ मात्रा एक उद्दहन चम्मच होती है बच्चों, जैसे आपकी यहाँ आम चम्मच होती है उसी तरह की चम्मच होती है, जिसे स्पैचुला कहा जाता है। लेबोरेटरी में इसको स्पैचुला बोलते हैं। इसका आगे का हिस्सा थोड़ा छोटा होता है, ये स्टील की बनी होती है। और दो तरह की जो हैं वो चम्मच होती हैं अथवा स्पैचुला होते हैं। एक प्लास्टिक का भी होता है, एक लोहे का भी बना होता है। तो लोहे से जो बना है अथवा स्टील से जो बना है उस स्पैचुला अथवा चम्मच का हम प्रयोग करेंगे। चम्मच को स्पैचुला कहा जाता है। या स्पैचुला या उद्दहन चम्मच इसको बोला जाता है। यदि उद्दहन चम्मच उपलब्ध न हो तो आप किसी भी बोतल का धातु का ढक्कन ले सकते हैं, किसी अन्य बोतल का ढक्कन भी आप ले सकते हैं। इसके चारों ओर धातु का तार लपेट लीजिए। अगर आपके पास स्पैचुला अथवा उद्दहन चम्मच नहीं है तो इस प्रकार आप एक ढक्कन ले सकते हैं। तो काम चलाने के लिए हम ऐसा करेंगे, तो इसलिए इसके अंदर हम सल्फर चूर्ण डाल करके इसको गर्म करते हैं। जलना प्रारंभ हो तो चम्मच को एक गैस जार अथवा कांच के गिलास में ले जाइए। गिलास को एक ढक्कन से ढक दीजिए जिससे बनने वाली गैस बाहर ना जा सके। जब हम उसको जलाते हो तो उसमें से गैस निकलती है। तुरंत उसके ऊपर कोई गिलास या फिर एक कांच का जार आप ढक सकते हैं ताकि उस गैस उसके अंदर इकट्ठी हो जाए, जैसे हमने इसमें किया है। इस जार के अंदर इसको रख दिया है, इसके अंदर ले गए हैं और ढक्कन को ढक दिया है ताकि इसके अंदर गैस इकट्ठी हो जाए। अब देखिए ये बिल्कुल सेम टू सेम इसको अंदर ले जाया गया है, दिखाई दे रहा होगा, हल्का हल्का दिखाई देगा। तो इसमें गैस इकट्ठी हो जाएगी बच्चों। ये उद्दहन चम्मच है, देखिए इसमें इसको सल्फर चूर्ण को देखिए पीले कलर का सल्फर चूर्ण है, इसको जलाया गया और गैस इकट्ठी करी गई। अब देखिए गिलास में थोड़ा जल भरिए, तुरंत ढक्कन से वापस ढक दीजिए। अब गिलास को भली भांति हिलाइए, विलयन का परीक्षण कीजिए। लाल और नीले लिटमस पत्रों के साथ परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, अब मान लीजिए इसमें आपने गैस भरी थी, इसमें भी आप पानी डाल सकते हैं। इसमें पानी डाल दीजिए। पानी डालने के पश्चात इसमें पानी के साथ फिर लाल और नीले लिटमस पत्रों के साथ आप परीक्षण कर सकते हैं। तो बच्चों परीक्षण करिए। लाल और नीले लिटमस पत्र आप देख सकते हैं, इनके साथ परीक्षण किया गया। ये आप इसमें डाल रहे हैं, यानी जो गैस इकट्ठी हुई थी वो पानी में डिजोल्व हो गई पानी डालने पर, और उस पानी का फिर परीक्षण किया गया। अम्लों और आक्षारों में धातु और अधातु। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम इसमें धातु होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल ये बनाता है, और सल्फर धातु अधातु इसके अंदर मौजूद होती है। तो बच्चों हमने देखा, एक सारणी देखी है, सारणी के अंदर अम्लों और आक्षारों में धातु और अधातु, कौन सी धातु होती कौन सी अधातु होती है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कैल्शियम धातु होती है, और सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर सल्फर अधातु होती है। इस तरह के आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिख दिया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसके अंदर बच्चों कैल्शियम धातु होती है, और अधातु इसी के अंदर अधातु हम देखें तो इसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन 2 अधातुएं पाई जाती हैं इसी के अंदर। तो एक ही एग्जाम्पल में धातु भी मौजूद हैं और अधातु भी मौजूद हैं। जैसे बच्चों हम देखेंगे सोडियम क्लोराइड NaCl। तो बच्चों
ये तो लवण लिए हमने, इन्होंने ऊपर कहा कि अक्षार का नाम लीजिए। अक्षार हम ले लेते हैं, जैसे NaOH। NaOH अक्षार होता है और इसके अंदर देखिए इसमें मौजूद होती है सोडियम धातु। Na सोडियम धातु होती है। अब इसमें भी धातु मौजूद है बच्चों। ऑक्सीजन धातु मौजूद है। ऑक्सीजन क्या है? धातु है। और हाइड्रोजन भी धातु है। तो बच्चों इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसमें और भी अन्य नाम इसमें भर सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, ऑक्सीजन और सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं, ऊपर वाली जो हमने क्रियाकलाप किया था उसका परीक्षण आप अब नीचे देखेंगे, उसी का हम स्टडी कर रहे हैं। ऊपर जो हमने क्रियाकलाप किया है ये वाला, सल्फर को जलाया, उसके साथ जलाने पर गैस उत्पन्न हुई और गैस को गैस जार में इकट्ठा किया, पानी डिजोल्व किया, फिर परीक्षण किया। तो क्या होता है, सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। अभिक्रिया निम्न प्रकार से है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इसका सूत्र होता है, जल के साथ मिला दिया, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल होता है। तो सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण हुआ। सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले को लाल कर देगा ये। सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जब नीला लिटमस लाल हो जाए तो हम कहते हैं कि वो अम्लीय है। कैसा है? अम्लीय ऑक्साइड है। ऊपर हमने देखा धातुओं के साथ देखा था, धातु ऑक्साइडों के साथ, उसमें लाल लिटमस नीला हो जाता था। लाल कैसा हो जाता था? नीला हो गया था। तो उससे क्या सिद्ध हुआ था कि धातुएं जो है वो अक्षारीय प्रवृत्ति की होती हैं, अक्षारीय प्रकृति की होती हैं। तो बच्चों उनकी प्रकृति अक्षारीय थी, जबकि अधातुओं की प्रकृति हमने अब देखी अम्लीय है। प्रयोगशाला में काम आने वाले कुछ अम्लों और अक्षारकों के नाम याद करिए जो आपने कक्षा 7 में पढ़े थे। उनके नाम सारणी 4.4 में लिखिए। उनमें उपस्थित धातु अथवा अधातु का पहचान करिए जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाती हैं। जल के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं अधातुएं हाइड्राइड बनाती है। धातु और अधातु किस प्रकार जल से अभिक्रिया करते हैं आइए देखें। सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तेज अभिक्रिया करती है। अभिक्रिया बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसलिए यह मिट्टी के तेल में संचित करके रखी जाती है। सोडियम धातु अधिक अभिक्रियाशील और सक्रिय धातु होती है बच्चों। इसको मिट्टी के तेल में डुबो करके रखा जाता है, तो केरोसिन ऑयल में इसको डुबो करके रखा जाता है। तो बच्चों सोडियम जो है वो एक ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, इसको केरोसिन ऑयल में इसी वजह से डुबो करके रखा जाता है। आपने देखा कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है। अन्य धातुएं जैसे आयरन है वो जल के साथ धीमी अभिक्रिया करते हैं। सामान्यतः धातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार के धातुओं को जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है, वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से अभिक्रिया बच्चों अब हम स्टडी करेंगे अम्लों से अभिक्रिया। आइए देखिए धातु और अधातु अम्लों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं। तो एक क्रियाकलाप करते हैं 4.6। सावधानी, परखनली के मुंह को अपने चेहरे से दूर रखिए। परखनली पकड़ने के लिए परखनली होल्डर का प्रयोग करिए। सारणी 4.5 में आप देख सकते हैं धातु और अधातुओं के कुछ नमूने दिए गए हैं बच्चों। नमूने पृथक परखनलियों में लीजिए, उन्हें ABCDEF से चिह्नित करिए। ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक परखनली में एक एक करके 5 ml तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए
अभिक्रिया का सावधानी पूर्वक परीक्षण करिए। यदि ठंडे विलयन में कोई अभिक्रिया नहीं होती है तो परखनली को हल्का गर्म करिए। प्रत्येक परखनली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तिल्ली लाइए। यही क्रियाकलाप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए। अपने परीक्षणों को सारणी में नोट करिए। क्या धातु और अधातु अम्लों से भिन्न प्रकार के से अभिक्रिया करती है? परखनलियों के मुंह के पास जलती हुई माचिस की तिल्ली लाने पर कुछ में पोप की ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है? कुछ में पोप की ध्वनि उत्पन्न होगी अथवा जलने लगेगी, गैस ऐसी निकलेगी। आपने पाया कि धातु अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है बच्चों, जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। आपने देखा कि कॉपर तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु यह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है बच्चों। तो बच्चों क्या है, अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती जबकि धातुएं कर लेती हैं। मैग्नीशियम रिबन है, एल्यूमिनियम आयरन है, कॉपर है, लकड़ी का कोयला है, सल्फर चूर्ण है। तो बच्चों ये कोयले का चूर्ण और सल्फर चूर्ण इनको भी हम गर्म करते हैं, इनको भी इसके साथ अम्लों से अभिक्रिया करवा के देखते हैं। अब मैग्नीशियम रिबन की जब सामान्य ताप पर और गर्म करने पर अभिक्रिया करवाते तो क्या होता बच्चों, तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ये सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेता है मैग्नीशियम रिबन। एल्यूमिनियम में इसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, आयरन भी अभिक्रिया कर लेता है, कॉपर गर्म करने पर अभिक्रिया करता है, लकड़ी का कोयला अभिक्रिया नहीं करता, सल्फर चूर्ण भी अभिक्रिया नहीं करता। तो बच्चों हमने देखा धातु और अधातु की अभिक्रिया, तन्नु ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो जिस तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है उसी तरह से बिल्कुल सेम अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ है बच्चों। आक्सारों के साथ अभिक्रिया, आक्सारों के साथ अभिक्रिया करेंगे, इसके लिए भी एक क्रियाकलाप करेंगे। उस क्रियाकलाप के माध्यम से हम देखेंगे कि कुछ अभिक्रिया हो जाती है, कुछ अभिक्रिया नहीं होती। धातुएं इसके साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते समय सावधानी बरती है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की टिक्कियों को प्लास्टिक स्पैचुला से ही पकड़े। एक परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन है, उसकी 3-4 टिक्कियाँ 5 ml जल में घोलकर बनाइए। इसमें एक एल्यूमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डालिए, एक जलती हुई माचिस की तिल्ली परखनली के मुँह के पास लाइए। अब ध्यान से परीक्षण नोट करिए। अब देखिए बच्चों, ये ABCDE 5 बीकर हैं, इनके अंदर हमने जो है विलयन लिए हैं और किसी में परिवर्तन हो जाता है, किसी में परिवर्तन नहीं होता। इसके अंदर कॉपर देखिए, इसके अंदर ZnSO4 FeSO4 है, इसमें परिवर्तन दिखाई दे जाता है, लेकिन बाकी के तीनों में परिवर्तन नहीं दिखाई देता। बीकर कॉपर सल्फेट का विलयन है, जिंक टुकड़ा इसमें डाल दिया है। ये बच्चों ऊपर वाली अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। ऊपर वाली जो अक्सार अभिक्रिया थी उसका जो परीक्षण है ये है, पॉप की ध्वनि उसी तरह से उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस की वजह से ऐसा होता है। अधातुएं जो है अक्सारों से अभिक्रिया कर लेती है, लेकिन उनकी अभिक्रिया जटिल होती है। लेकिन धातुएं आसानी से अभिक्रिया कर लेती, धातुएं अक्षारकों के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेती हैं। अब पढ़ेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के लिए हमने बीकर लिए बच्चों ABCDE। क्या किया, 5 बीकर लिए, 100 मिलीलीटर के 5 बीकर लीजिए, उनमें ABCD से चिन्हित करिए। प्रत्येक बीकर में 50 ml जल लीजिए। प्रत्येक बीकर में 4.6 चित्र के अनुसार दर्शानुसार पदार्थों में से प्रत्येक का 1 चम्मच उसमें पदार्थ डाल दीजिए। कौन कौन से पदार्थ डाले, बीकर ए में कॉपर सल्फेट और जिंक के टुकड़ा डाल दिए इसके अंदर। बीकर बी में कॉपर सल्फेट लोहे का टुकड़ा, बीकर सी में जिंक सल्फेट और तांबे की छीलन, बीकर डी में आयरन सल्फेट और तांबे की छीलन, बीकर ई में जिंक सल्फेट और लोहे की छीलन, लोहे की कील इसमें डाल दी बच्चों। तो बच्चों ये 5 बीकर लिए किस में अभिक्रिया हुई, पहली 2 में अभिक्रिया हुई, लेकिन बाकी 3 में अभिक्रिया नहीं हुई, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसी विक्रियाओं को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रियाएं। बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय तक रखा रहने दीजिए। अपने परीक्षणों को नोटबुक में
नोट करिए। आप विभिन्न विक्रियाओं में क्या परिवर्तन देखेंगे। आपने पढ़ा है कि एक धातु दूसरी धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो गया है और बीकर के पेंदे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो गया है। अभिक्रिया जो है हम देखेंगे बच्चों, पहले ये देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए कौन सा बीकर था हमारा, हमने लिया था बीकर ए में जिंक और कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। जिंक क्या करता है, कॉपर सल्फेट विलयन से, देखिए इसमें जिंक के टुकड़े डाले थे पहले में और कॉपर सल्फेट इसमें विलयन लिया था हमने। कॉपर सल्फेट से क्या करेगा, जिंक इसको विस्थापित कर देगा। जिंक इसको विस्थापित करेगा, ये ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर इससे विस्थापित होकर के हट जाएगा और नीचे तली में जमा हो जाएगा। इसके लिए अभिक्रिया CuSO4 प्लस Zn, अभिक्रिया होने पर हमें मिलता है रंगहीन ZnSO4 प्लस लाल कलर का कॉपर मिलता है। पहले नीला कलर था विलयन का, जिंक डालने पर क्या हुआ, ये रंगहीन हो गया और लाल कॉपर नीचे जमा हो गया। आप इसी प्रकार बीकर बी में होने वाली अभिक्रिया को लिख सकते हैं। बीकर बी में होने वाली अभिक्रिया आप इसी प्रकार लिख सकते हैं। बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा और बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापन हो सकता था, इसी प्रकार बीकर डी में आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता था, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील है। क्योंकि हम बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं देखते, हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है। तो सक्षम नहीं है, परंतु ऐसा क्यों है। जब बीकर ए में जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है तो बीकर सी में कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित क्यों नहीं कर सकता। याद रखिए विज्ञान मनमाना नहीं होता, यह तथ्यों पर आधारित निश्चित नियमों का पालन करता है। और यहाँ नियम यह है कि जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक जो है कॉपर और आयरन दोनों से अधिक अभिक्रियाशील है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को ही विस्थापित कर सकती है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। बच्चों ये नियम है कि एक अधिक अभिक्रियाशील धातु ही कम अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर सकती है, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु ऐसा नहीं कर सकती। तो बच्चों अब आप समझ सकते हैं कि बीकर डी और ई में विस्थापन अभिक्रिया क्यों संपन्न नहीं हुई। क्या आप जिंक और आयरन और कॉपर के मध्य अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु के क्रम का अनुमान लगा सकते हैं। धातु और अधातुओं के कुछ उपयोग हम देखेंगे बच्चों। आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्यों धातु का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियों, वायुयान, रेलगाड़ियों, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। कुछ धातुओं के उपयोगों से भी आप परिचित होंगे। यहाँ कुछ रोचक उपयोग दिए जा रहे हैं, हमें विश्वास है कि आप उनका सही अनुमान लगा पाएंगे। तो बच्चों देखिए कुछ उपयोग है। अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। कौन सी धातु है बच्चों, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है जिसका हम प्रयोग करते हैं सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन धातु है। तो बच्चों ये आप नोट कर सकते हैं। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन होती है। अधातु जिसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है, वो क्लोरीन होती है बच्चों। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है बच्चों, वो होती है आयोडीन। आयोडीन विलयन होता है जिसको हम एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग करते हैं। पटाखों में प्रयुक्त होने वाली यह धातु आप अपने अनुभव से धातु और अधातुओं के कुछ उपयोग और लिख सकते हैं बच्चों। पटाखों में प्रयुक्त होने वाली अधातु है सल्फर, एस के द्वारा इसको लिखा जाता है सल्फर। ऊपर भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। सल्फर अधातु पटाखों में प्रयोग की जाती है बच्चों। मैंने सुना है कि पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है, यह उनमें किस रूप में पाया जाता है। डॉक्टर ने मेरे शरीर में आयरन की कमी बताई। मेरे शरीर में आयरन का अथवा लोहा कहाँ पर है। तो बच्चों ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में मौजूद होते हैं हमारे शरीर में, पौधों के शरीर में।
इनकी मात्रा बहुत कम होती है और वो बहुत ही ज़रूरी होती है। हमारे रक्त के अंदर आयरन मौजूद होता है, रक्त के अंदर आयरन मौजूद होता है। आपने कक्षा 7 में सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं। ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं जिनमें अभिक्रिया होती है। अब यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ठंडा करके गर्म कर और विद्युत अपघटन द्वारा अधिक विघटित नहीं किया जा सकता तो वह तत्व कहलाता है। सल्फर एक तत्व है। इसी प्रकार आयरन और कार्बन भी एक तत्व है। तत्व के नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। तत्वों के भौतिक परिवर्तनों में तत्वों के परमाणु अप्रभावित रहते हैं। उदाहरण के लिए द्रव सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होता है। यद्यपि ब्रह्मांड में पदार्थों की संख्या असंख्य किस्में हैं, इन्हें बनाने वाले तत्वों की संख्या सीमित है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है, यानी 94 जो तत्व हैं वो प्राकृतिक रूप से प्रकृति में पाए गए हैं। धातुओं और अधातुओं के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। अधिकांश तत्व धातु हैं, शेष तत्व या तो अधातु या उपधातु है। उपधातु धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं। उपधातु कुछ ही पदार्थ हैं, 4-5 उपधातुएं हैं, वो उनके गुण धातु और अधातु दोनों से मिलते हैं, तो दोनों के बीच के गुण पाए जाते हैं उपधातु में बच्चों। तो बच्चों 70 जो है वो धातुएं होती है 94 में, और बाकी अधातुएं होती हैं, कुछ उपधातुएं भी होती हैं इनके अंदर। तो बच्चों हमने आपका धातु और अधातु वाला लेसन स्टडी किया। वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।